हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोश स्टडी में। और मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं कि हम हिस्ट्री को तीनों पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे और पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम जो आज पढ़ेंगे कल उसका हम टेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और हमने जो कुछ अगर थ्योरी में छूटा होगा तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं इंडस वैली के बारे में कि कैसे इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, कैसे नहीं हुआ, ठीक है। आइए देखिए, सिंधु सभ्यता की जो साइट्स थी वो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। और सिंधु की जो 5 नदियां हैं, सहायक नदियां, उसके आसपास भी काफ़ी साइट्स विकसित हुई थी। इसीलिए सभी को देखकर इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता को 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। यानी कि सिंधु सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं, एक और नाम हड़प्पा संस्कृति, उसके नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो और लाइक कर दो, जिससे कि उनके पास तक भी ये क्लासेस पहुंच जाए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि इसे बाकी संस्कृतियों से अलग करता है। वहाँ की संस्कृति अलग थी और धीरे धीरे हमारी संस्कृति क्या हुई, चेंजेस होती चली गई। यह जो हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता, यह लगभग 5000 साल पुरानी है। हड़प्पा पहला स्थल था जो खोजा गया। पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आते हैं। 1875, कौन सा, 1800 1875 में इसकी खोज की गई थी। और एक मिनट रुकिए, 1800 से खोज की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसीलिए इनको हमने भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया। इसीलिए हमने इनको भारतीय, यह दोस्तों हमने आपके लिए एक मैप लाया हूँ आपके लिए, जिससे आपको इजी हो जाए याद करने के लिए, आपको कठिन ना लगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन जब हम एक इमेज को देखते हैं तो वो इमेज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। जैसे कि कोई फिल्म ले लो, फिल्म का कोई भी अगर फिल्म हम एक बार देख लें तो उसका सीन हमें याद रहता है लंबे टाइम तक। इसीलिए मैंने आपको इमेज लाई है और इमेज में मैप लाया हूँ। मैप के थ्रू क्या होगा, आपको चीज़ें भी याद रहेंगी और कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो भी याद रहेंगी। तो दोस्तों, यह है हमारा प्यारा भारत, जिसके अब टुकड़े हो चुके हैं, जो पाकिस्तान में भी उसका हिस्सा हो चुका है। लेकिन पहले क्या था, पाकिस्तान भारत में ही था, ठीक है। दो बड़ी साइट्स, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यह कहाँ पे है, पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदाड़ो यह कहाँ पे स्थित है, यह लरकाना जिले पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। यह हरियाणा में राखी गढ़ी, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट्स मानी जाती है। कहाँ है, हरियाणा के हिसार में। यह कालीबंगा, यह कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। यह धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, भुज गुजरात में। और लोथल, लोथल कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। यानी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं किसकी, सिंधु सभ्यता की। हड़प्पा, हड़प्पा स्थलों की खोज कब की गई थी, यह दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा कहाँ स्थित है, साहिवाल जिला, पंजाब में। क्या लगता है दोस्तों आपको, 5000 साल पुरानी सभ्यता और हमने इसकी खोज की 1921 में। ऐसा नहीं हुआ 1921 में हमने इसकी खोज की, हमें कुछ प्रमाण मिले। हम मान लो ये दयाराम साहनी जी जो हैं वो खुदाई कर रहे थे, अचानक से उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, उनको फिर अनुमान लगा कि यहाँ पे कुछ पहले से दफन है। फिर उसकी उन्होंने खुदाई कराई तो मालूम पड़ा कि वहाँ से वस्तुएं निकलना या कुछ प्रमाण मिलना हमें मिल शुरू हो गए थे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, आर डी बनर्जी ने की। किसने की, आर डी बनर्जी ने। यह कहाँ है, यह लरकाना जिले में, सिंध पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। यह मिट्टी में दफन पाया गया, मिट्टी के नीचे मिला। आर डी बनर्जी जो थे वो खुदाई करा रहे थे, तो क्या हुआ था, खुदाई कराते कराते पहले पत्थर निकलना स्टार्ट हो गए थे। और पत्थरों की जब उन्होंने और स्टार्ट किया, वो तो कुछ और काम करवा रहे थे, जब पत्थर निकले तो उन्होंने खुदाई और करवा दी तेजी से। तो मालूम पड़ा नीचे कुछ अस्थि पंजर मिले, लोग लोग वहाँ मरे हुए मिले थे, या उनके हम कह सकते हैं उनके हड्डी या फिर कुछ टुकड़े मिले थे ऐसे,
जिससे हमें प्रमाण मिले कि हाँ यहाँ लोग थे, यहाँ पहले शहर था। अब क्या वो शहर बनाया गया? नहीं, वो शहर पहले से था। वहाँ सिंधु नदी थी। क्या थी? सिंधु नदी। तो ऐसा अनुमान लगाया था कि बाढ़ के आने से या किसी और भूकंप के आने से वो दब गया होगा। जब आज भी आज के समय में इतनी बाढ़ आ सकती है तो पहले तो क्लाइमेट कुछ और ही होगा, तो काफ़ी बाढ़ आती होगी। इससे हमने अनुमान लगाया कि वहाँ बाढ़ आने से हमारा मोहनजोदड़ो दब गया होगा। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से हमें क्या क्या मिले? लाल मिट्टी के बर्तन मिले काली डिजाइन में। मोहनजोदड़ो कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये हमने क्यों रखा? ये इसलिए रखा मोहनजोदड़ो का मृतक का टीला क्योंकि वहां से हमें मृतक की मूर्तियां या मृतक के लोग मिले, वहां हड्डियां मिली हमारे लिए, इसीलिए हमने इसका क्या रख दिया? मोहनजोदड़ो का नाम मृतकों का टीला रख दिया। ये कुछ वस्तुएं हैं जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये कुछ वस्तुएं जो हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति में हम लोग हल का उपयोग करते थे, यानी कि वो लोग हल का उपयोग करते थे। यहाँ से शवों को लकड़ी के ताबूतों में दफन किया गया था, लेकिन बाद के चरणों के दौरान शवों को चित्र दफन कलश में भी दफनाया गया, ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं। उस समय घोड़े तथा लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा क्या क्या हुआ यहाँ से एक श्रृंगी पशु के अंकन की मोहरें मिली है हमारे लिए। और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि एक श्रृंगी पशु की मोहरें कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली। या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? बृहत स्नानागत स्मारक यहाँ से प्राप्त हुआ। एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें हमने पशुपति नाथ कहा, की मूर्ति यहाँ से मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान था। ये दोस्तों आप याद कर लेना कि पशुपति नाथ के चारों तरफ कौन कौन विराजमान था? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान था। ठीक है दोस्तों। और क्या मिला यहाँ से? यहाँ से हमारे लिए नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की मूर्ति थी जो, इसीलिए हमने हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग भी कहा था। और यहाँ से हमें असेंबली हॉल भी मिला है। क्या मिला है? असेंबली हॉल। ये दोस्तों नर्तकी की मूर्ति है जो हमारे लिए मिली थी। कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। ये एक श्रृंगी वाला पशु, ये कहाँ से मिली थी? मोहर हड़प्पा से। और ये पुरोहित राजा की मूर्ति। किसकी मूर्ति है? ये है पुरोहित राजा की मूर्ति। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों। ये हमारे लिए क्या मिला है? ग्रेट ईस्टर्न नागर, बृहत ईस्टर्न नागर। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी हमारे लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसकी आप लंबाई, चौड़ाई और गहराई देख सकते हैं, यानी कि इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग भी रुचि रखते होंगे स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर। जैसे कि हम लोग आज स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वो लोग भी नहाते होंगे, क्योंकि इसके हमें प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है दोस्तों। चनुदड़ो चनुदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने कब की थी? 1931 में। एक और बात दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? कब की थी? मेरी राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना। और अच्छा रहने, कब की थी? इसकी खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, झंगर संस्कृति और झुकर संस्कृति भी चनुदड़ो में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी? चनुदड़ो में। कालीबंगा राजगृह में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। यहाँ इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की थी। कब? 1953 में। यहाँ से हमें ऊंट की हड्डियां और घोड़े के अवशेष मिले। भले ही सिंधु घाटी के लोग घोड़े का उपयोग नहीं करते थे या घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन हमें घोड़े के अवशेष कालीबंगा से मिले, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। ठीक है। कालीबंगा को हम सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी के रूप में जानते हैं। लोथल दोस्तों, लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? लोथल कहाँ स्थित है?
लोथल भोगवा नदी के पास गुजरात में स्थित है। खोज किसने की थी इसकी? खोज रंगनाथ राव ने। कब की थी? 1957 में की थी। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें भंडार गृह प्राप्त हुआ। कहाँ से? लोथल से। बंदरगाह प्राप्त हुआ, दोहरा दफन और चावल के छिलके आदि साक्ष्य हमारे लिए लोथल से मिले हैं। यहाँ अपवाद भी एक कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये अपवाद है क्योंकि दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में क्या होता था कि घरों के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में सड़क की ओर खुलते थे। इसलिए यह क्या है? यह एक अपवाद है। ये हड़प्पा संस्कृति एक सिटी है। ये हमने दिखाया, इमेज इसलिए डाली है ताकि आप लोग इसे अज्यूम कर सकें। दोस्तों क्या होता था, जो लोग अपनी खेती करते थे यहाँ के लोग, तो वो नहरों या झीलों से करते थे क्योंकि वो लोग उसी पे डिपेंड थे और उनकी जीवनचर्या वही थी। और कितना क्लीन पानी आप दे रहे हैं ना, कितना जल, कितना एकदम साफ जल है, यही पीते थे और यहीं से वो अपनी खेतों की सिंचाई भी करते थे। रोपड़। दोस्तों एक भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे, एक एक पॉइंट कंप्लीट करेंगे। आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं, और लाइक कर दीजिए। ओके। सतलज नदी। देखो रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज वाई डी शर्मा ने की थी। और कब की थी? 1955 में। रोपड़ से हमें कुत्ता इंसानों के साथ दफन पाया गया। एक और पॉइंट दोस्तों भूलना मत, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कुत्ता इंसानों के साथ दफन कहाँ पाया गया? तो कहाँ पाया गया? रोपड़ में पाया गया। वन वाली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यहाँ से हमें जौ की खेती मिली है। क्या मिली है? यहाँ से हमें जौ की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। धौलावीरा। राखी गढ़ी की खोज तक भारत में सबसे बड़ी साइट थी, यानी कि जब तक हमें राखी गढ़ी की साइट नहीं मिली थी, उससे पहले सबसे बड़ी साइट भारत की कौन सी थी? हड़प्पा संस्कृति की, धौलावीरा। लेकिन अब धौलावीरा सेकंड नंबर पे आ गई है। धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में की थी। कब की थी? 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की। यहाँ से हमें हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर साइन बोर्ड में मिले हैं। ओके। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी का धर्म, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे वहाँ का धर्म का विकास हुआ। पशुपति महादेव, जिन्हें हम शिवा कहते हैं, जिनके चारों तरफ ना मूर्ति है वो रखी हुई है, चार जानवर है। पशुपति महादेव 3 मुख वाले देवता की पूजा करते थे। धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे वहाँ के लोग। कुबड़ वाला सांड, पीपल का पेड़ और आग की पूजा करते थे। ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और प्रकृति की वो लोग पूजा भी करते थे। दोस्तों प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। सूरज हमें किरणें देता है, हमें ऊर्जा देता है। पेड़ पौधे हमारे लिए छाया, हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए फल देती हैं। तो दोस्तों प्रकृति की पूजा वो लोग करते थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया था, ऐसा अनुमान लगाया गया प्रमाण मिलने से। मंदिरों का निर्माण या मंदिरों के अवशेष सिंधु सभ्यता से हमारे लिए प्राप्त नहीं हुए। सिंधु सभ्यता में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि कोई भी जाति व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। और मैं ऐसा कहता हूँ कि जहाँ शिक्षा अधिक होगी तो वहाँ जाति व्यवस्था कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। शिक्षा कम तो जाति व्यवस्था अधिक, और शिक्षा ज़्यादा तो जाति व्यवस्था कम, यानी कि लोग जाति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना हम या आप या हमारा समाज शिक्षित होगा उतना ही विकास होगा और जाति और धर्म पे बातें कम होगी। ओके दोस्तों, ये मूर्ति है मातृ देवी की मूर्ति जिसकी लोग पूजा करते थे। और ये है आदि शिवा। कौन है ये? ये है आदि शिवा। ठीक है। ये इनके चारों तरफ कौन कौन है? गेंडा, हाथी, भैंसा और चीता विराजमान है। ठीक है। इन्हें हम आदि शिवा के नाम से जानते हैं। ये एज इट इज ऐसी जब हमने खुदाई की थी तो हमें एज इट इज ऐसी खुदाई के दौरान ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। ये मूर्ति में या स्टेचू में आपको इसलिए लेके आया हूँ फोटो, ताकि आप लोग इन्हें आराम से या आसानी से याद कर सकें और लंबे टाइम तक इन्हें याद रख सकें। सिंधु घाटी समाज और संस्कृति।
तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया गया। दोस्तों देख रहे हैं आप कि उस समय में भी पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने ये खत्म कर दिया और महिलाओं को उनका दर्जा छीन लिया और महिलाओं को हक नहीं दिया कोई भी काम करने का। आज भी हम, जब हमारी महिलाएं इतनी योग्य हो चुकी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी हम उन्हें उतना अधिकार नहीं दे रहे हैं जितने वो हकदार हैं। तो हमें, मैं और आप, हम दोनों को या हमारे पूरे समाज को यह अधिकार देना चाहिए कि वो पढ़े लिखें और जो वो चाहें वो कर सकती हैं। अगर हमें अनुमति है तो उनको भी इस चीज़ की अनुमति या उनको अधिकार होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से दोस्तों सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे कौन? सिंधु के लोग। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। यहाँ से हमें तीन प्रकार के प्रमाण मिले हैं। किसके? शवों को जलाने के, दफनाने के तथा युग्म समाधियां प्रचलित थी, यानी कि लोग समाधियां भी ले लेते थे उस समय। दोस्तों ये है पूरी वो साइट्स सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इतने क्षेत्र में, इतने क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता विकसित थी। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख रहे हैं, ये आ रही है सिंधु नदी और ये उसकी सहायक नदियां हैं, और इन नदियों को मिलाकर ही जो साइट्स बनी हैं, इसीलिए हमने इसे क्या बोला? हमने बोला सिंधु सभ्यता। दोस्तों सबसे अधिक जो साइट्स इसकी पाई गई हैं वो गुजरात में पाई गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमने आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल हम इसका टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में कि कैसे आर्यंस आए, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं। दोस्तों यह एक कौन सी सभ्यता थी? यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। चलिए दोस्तों, तो हम कंप्लीट करते हैं, यहीं पे आज अंत करते हैं और कल हम मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़िए और एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को मेरी क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।